हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीजी मैथमेटिक्स। आज हम इस क्लास में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को फिनिश करने वाले हैं कंप्लीट करने वाले हैं हम। लास्ट क्लास है आज ये हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। इस क्लास में हम एक तो हम पढ़ेंगे कोई एक स्पेशल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जहाँ से क्वेश्चन ऑलमोस्ट आता ही आता है। 3 एग्जाम होते हैं हमारे, जैसे गेट, IIT JAM एंड CSIR नेट, तीनों लगभग साथ साथ ही होते हैं। तो ये हमेशा 3 में से 2 एग्जाम में तो आ ही जाती है ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन, या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बना के इस तरह से आ ही जाता है। दूसरा, इसके बाद हम पढ़ेंगे 2 मैपिंग्स या ट्रांसफॉर्मेशन ही हैं जिन्हें हम प्रोजेक्शन या फिर ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन बोलेंगे, और दूसरी रिफ्लेक्शन और एक रोटेशन। हाँ, ये 3 पढ़ेंगे, प्रोजेक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रोटेशन। ये 3 हम ये वाले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी पढ़ने वाले हैं कि किस तरह वर्क करती है, या जो भी इनसे रिलेटेड हमारी क्वेरी है या जो इनके रिजल्ट है या कोई एग्जाम्पल थ्रू हम वो समझने वाले हैं। यदि आपको एक स्टार्टिंग में प्रोजेक्शन समझ आ गया तो रिफ्लेक्शन में तो आपको प्रॉब्लम होगी ही नहीं, और रोटेशन तो वैसे भी सिंपल ही है। ठीक है, सबसे पहले हम वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। स्पेशल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिख सकते हैं आप। ये सारी ही स्पेशल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही हैं जो भी हम प्रोजेक्शन वगैरह जो भी पढ़ेंगे। देखिए किस तरह से है। फर्स्टली हम बात करेंगे, एक सेकेंड। हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन है TA, एक ट्रांसफॉर्मेशन है TA, वो है n क्रॉस m से ओवर C, n क्रॉस m ओवर C। एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह है, वो m क्रॉस n के मैट्रिसेस का जो हमारा वेक्टर स्पेस है उस पे मैप है। आ रही हूँ। तो ये हमारी स्पेशल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ये वेक्टर स्पेस है हमारा n क्रॉस m ऑर्डर के मैट्रिसेस का वेक्टर स्पेस है ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, किस तरह है ये हमारी ट्रांसफॉर्मेशन, ये वर्क करती है। यदि मैं इस TA में कोई x मैट्रिक्स इसमें पुट करूं तो मुझे A इंटू x मिलता है। क्या मिलता है? A इंटू x। इस तरह से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइन किया गया है, A इंटू x। x तो क्या है, वेक्टर स्पेस से ही आ रहा है, तो x का ऑर्डर तो n क्रॉस m ही होता है। x का ऑर्डर तो n क्रॉस n ही होता है। एंड A क्या होता है? A एक मैट्रिक्स है, वह A इज मैट्रिक्स whose order n क्रॉस n। मान लिया ये n क्रॉस n की एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इस तरह से यदि हमें कभी किसी क्वेश्चन में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी जाए, मैट्रिसेस पे ही डिपेंड कर रही है ये पूरी तरह से। कोई एक मैट्रिक्स है A, उसको लेके, उस मैट्रिक्स A को लेके यदि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन TA इस तरह बनाई जाए, Tx बराबर Ax हो, तो क्या क्या कंडीशंस हम डायरेक्टली फॉलो कर सकते हैं। देखो ये आपको दी गई है, तो आप इसे सिंपली वे में भी जैसे हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सोल्व करते हैं आप सोल्व कर सकते हैं। लेकिन क्या इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम कुछ अलग तरीके से, A मैट्रिक्स मुझे गिवन मैट्रिक्स होगी, और TA जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है इसके लिए हमें मैट्रिक्स निकालनी होगी, है ना। अब यदि उस मैट्रिक्स को निकालूं और फिर उसके बाद हम रैंक, नलिटी वगैरह जो भी है उसकी बात करें, उससे अच्छा है क्या एक ये रिजल्ट हमें बताएगा कि जो A मैट्रिक्स है इसके बारे में हमें सब कुछ पता है, तो इस A मैट्रिक्स से ही हम डायरेक्टली
टीए के बारे में बोल सके। यदि मुझे ए की रैंक पता है तो मैं डायरेक्ट ही टीए की रैंक बता पाऊँ। ए की नलिटी पता है तो उसी से मैं टीए की नलिटी बता पाऊँ, इसके सिंगुलर नॉन सिंगुलर होने पे बता पाऊँ, इसका कैरेक्टरिस्टिक बता पाऊँ। कैरेक्टरिस्टिक तो आपने वैसे भी देखा होगा। ये किस टाइप की मैट्रिक्स बनेगी, इसकी जो मैट्रिक्स बनेगी वो कुछ इस टाइप से बनेगी, ब्लॉक मैट्रिक्स, है ना। इसमें कुछ ए मैट्रिक्स इस तरह से आते जाएंगे, कुछ इधर या इधर कुछ अलग होगा, कुछ ब्लॉक मैट्रिक्स टाइप इस तरह से बनती जाएगी, है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक और मिनिमल तो हमने जब पढ़ा था तब भी पढ़ा था कि कैरेक्टरिस्टिक, सभी का कैरेक्टरिस्टिक लेंगे और एक साथ लिख देंगे तो वो हो जाएगा इस पूरे मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक। एंड इन सबका मिनिमल का एलसीएम लेके हम इस पूरे मैट्रिक्स का मिनिमल पॉलिनोमियल लिखते थे, है ना। तो ये दो बातें तो हम वैसे पहले भी पढ़ चुके हैं, ये दो बातें तो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम रैंक, नलिटी वगैरह, डायगोनलाइजेबिलिटी, इन सब पे इसकी बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहला इसमें सबसे पहला आप लिखेंगे कि जो रैंक है, रैंक टीए इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की रैंक, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की रैंक क्या होगी, m इंटू रैंक ऑफ ए, m इंटू रैंक ऑफ ए होगी इसकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की रैंक। m कौन सा, ये नंबर ऑफ कॉलम्स, हम कॉलम्स से ही सब कुछ जजमेंट इसमें करेंगे। सेकंड हम नलिटी पे बात कर लेते हैं कि नलिटी क्या होगी, नलिटी ऑफ टीए, ये भी हमारी m इंटू नलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स गिवन है, उसकी रैंक नलिटी हमें पता होगी गिवन मैट्रिक्स की, तो हम डायरेक्टली इसके ट्रांसफॉर्मेशन की रैंक नलिटी पे बात कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम ट्रेस पे बात करते हैं। ट्रेस क्या होगा, जो हमारा ट्रेस है टी ऑफ ए, इस हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो मैट्रिक्स बनती है उसकी बात कर रहे हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बोल सकते हैं, तो वो भी होगी m इंटू ट्रेस ऑफ ए, है ना। इस तरह से ट्रेस भी निकाल सकते हैं। सिंगुलर नॉन सिंगुलर की बात करें, यदि सिंगुलर नॉन सिंगुलर की बात करें, यदि ए सिंगुलर है तो टीए भी सिंगुलर होगी, और ए नॉन सिंगुलर है तो टीए भी नॉन सिंगुलर होगी, यानी ए इज नॉन सिंगुलर if and only if T of A is नॉन सिंगुलर है तो सिंगुलर, एंड नॉन सिंगुलर है तो नॉन सिंगुलर। इस तरह से सिंगुलर नॉन सिंगुलर की बात हुई। इसके अलावा हम एम एंड जीएम की बात करते हैं। कोई आइगन वैल्यू है लैम्डा, उसकी एम, है ना, अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी एम ऑफ आइगन वैल्यू लैम्डा इन टीए के अंदर, टीए की जो मैट्रिक्स बनेगी उसके अंदर लैम्डा आइगन वैल्यू की एम कितनी होगी, जितनी एम इंटू एम ऑफ आइगन वैल्यू लैम्डा इन ए मैट्रिक्स में जितनी आइगन वैल्यू लैम्डा की अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी होगी, उसका m मल्टीपल करने पे हमें टीए के अंदर लैम्डा आइगन वैल्यू की अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी मिल जाएगी। इसी तरह ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी की हम बात करेंगे। क्या करेंगे, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी इसी तरह होगी। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू लैम्डा इन टीए बराबर m इंटू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू लैम्डा इन ए। कुल मिला के हमें ए वाले में, ए के अंदर जो रिजल्ट मिल रहा है उसमें
m मल्टीप्लाई करते हुए जाना है ना। तो कितना इजी बना देगा ये हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बातों को चेक करने में। बात कर लेते हैं डायगोनलाइजेबिलिटी की। तो ये हमें बताती है TA is diagonalizable if and only if A is diagonalizable. TA is diagonalizable if and only if A is diagonalizable. तो यदि A मैट्रिक्स हमारा डायगोनलाइजेबल हो जाता है तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो मैट्रिक्स बनेगा या हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या बोल सकते हैं, डायगोनलाइजेबल बोल सकते हैं। साथ ही जब हमने अलजेब्राइक और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी की बात की कि A में जितनी है उतनी ही उसमें होगी, तो आप ऐसे लिख सकते हैं if lambda is eigenvalue of A, then lambda is eigenvalue of A, then lambda is also an eigenvalue of TA. TA की भी आइगन वैल्यू वो होने वाली है। तो ये रिजल्ट हमें इस टाइप की जो भी हमें क्वेश्चन हमें ऑलमोस्ट मिलता ही है ना। एक क्वेश्चन हमें मिल ही जाता है लगभग एग्जाम्स में, हायर एजुकेशन के जो एग्जाम्स होते हैं इस टाइप की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के। तो हमें ध्यान रखना है हम ये निकालने नहीं बैठेंगे, इसके लिए मैट्रिक्स निकालने नहीं बैठेंगे, हम करेंगे इस पे बात। जो हमें पूछा है हम ए के लिए बात करेंगे, निकालेंगे और ध्यान रखेंगे जो ट्रांसफॉर्मेशन जिस वेक्टर स्पेस पे है तो उसमें जो मैट्रिक्स आ रहे हैं उस मैट्रिक्स में कॉलम कितने हैं m, तो उससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी ये एक स्पेशल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये आप नोट कर लें या नोट करें, फिर एक एग्जांपल करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम एग्जाम्पल की तरफ, है ना। एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल है हमारा m 3x2 पे है। जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन है TA ये है m 3x2 ओवर C से m 3x2 ओवर C। ठीक है, वही है सच दैट TAX बराबर AX, और जो A मैट्रिक्स है वो इन्होंने दी है 0 1 0 0 0 1 1 0 0। इस टाइप से ये 3x3 की मैट्रिक्स दी है हमें A मैट्रिक्स। ये हमें A मैट्रिक्स दी है एंड 3x2 वाले मैट्रिसेस के वेक्टर स्पेस पे हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो डिफाइन करके दी है। तो आप करके देखिए इसी क्वेश्चन को क्या हो रहा है। देखो अब हम A मैट्रिक्स के लिए सब कुछ निकाल लेते हैं। A मैट्रिक्स के लिए निकालेंगे, आपको दिख रहा होगा लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा है परमुटेशन मैट्रिक्स। क्या पढ़ा है? परमुटेशन मैट्रिक्स। तो इस परमुटेशन मैट्रिक्स की आप सोल्व करना जानते हैं। क्या है, 1 3 पे जा रहा है, 3 2 पे जा रहा है, 2 1 पे जा रहा है। इसके लिए सिग्मा जो मिल रहा है, तो इसका जब हम करेक्टरिस्टिक लिखेंगे इस A का, तो करेक्टरिस्टिक क्या होगा, x³ - 1, और यहाँ से हम इसकी आइगन वैल्यूज निकाल सकते हैं 1 ओमेगा स्क्वायर। मुझे पूछी जाए TA की आइगन वैल्यूज क्या होगी, TA की आइगन वैल्यूज कितनी होगी, कौन, एक तो 2 से मल्टीप्लाई होने होगा, है ना। अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1, इसमें 1 है तो 2 × 1 यानी 2 ×
1, हाँ एक बार इसमें अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 1 है और 2m की वैल्यू क्या है 2 है, तो हम क्या करेंगे 2 बार तो 1 आइगन वैल्यू आ गई, ये TA की आइगन वैल्यू है ना, आइगन वैल्यूज ऑफ TA। इसी तरह अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ ओमेगा इज 1 एंड 2 into 1 2, ओमेगा एंड ओमेगा 2 बार, और इसी तरह ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर 2 टाइम्स। ये हो गई हमारी आइगन वैल्यूज TA की। ये कैसी है, डायगोनलाइजेबल है, और इसका डिटर्मिनेंट भी क्या आ जाएगा हमारे पास 1, डिटर्मिनेंट 1 आ रहा है तो इसका डिटर्मिनेंट भी 1 आ जाएगा। और बात रही ट्रेस की, ट्रेस इसकी आ रही है कितनी 0, तो इसकी भी 2 into 0 0 आ जाएगी। डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है ओवर C, ये भी डायगोनलाइजेबल होगी। इसी तरह हम ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, इसमें सबकी अलग अलग आइगन वैल्यूज है तो एक एक ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होगी, तो इसमें कितनी हो जाएगी 2 2, क्योंकि 2 2 बार आ रही है, 2 into 1 करेंगे तो 2 2 हो जाएगी। तो इसी तरह हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मतलब ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था कि मैंने परम्यूटेशन मैट्रिक्स दी है, बाकी और भी मैट्रिक्स यदि दी जाए, वैसे जनरली हमें इस टाइप की देगा। एक बार आया था 5 क्रॉस या 6 क्रॉस 6 में दी थी मैट्रिक्स, जैम में आया हुआ क्वेश्चन है, शायद 6 क्रॉस 6 में दी थी मैट्रिक्स, और फिर उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन, मुझे ध्यान है 6 क्रॉस 6 वाला। तो और ये भी क्वेश्चन आया हुआ ही है एग्जाम में, शायद गेट में आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चन मतलब जनरल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आप ये नोट करें, फिर हम बढ़ते हैं हमारे प्रोजेक्शन या ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन पे। अब बात करते हैं प्रोजेक्शन की। देखो यहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में हम प्रोजेक्शन और ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन एक ही बात करने वाले हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन से ही क्वेश्चन होती है, क्वेश्चनिंग जो होती है वो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन से ही होती है, ठीक है। वैसे प्रोजेक्शन आपने पढ़ा होगा, प्रोजेक्शन, रिफ्लेक्शन, ये चीजें आप हम जानते हैं। रिफ्लेक्शन तो हो गया भाई, इसकी मतलब समझ गए ना, इसकी परछाई कहाँ तक किस हो रही है कि कहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। प्रोजेक्शन कि हम ये इस तरह मान लो एक प्लेन है, दूसरा प्लेन रखते हैं, तो कितना हिस्सा ये ढक रहा है इस प्लेन पे, तो ये इसका होता है प्रोजेक्शन। वेक्टर्स में भी हम प्रोजेक्शन पढ़ते हैं, ये सारी बातें हमारी होती है। यहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है, हम एक वेक्टर स्पेस लेते हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, हम लेते हैं V/F, क्या लेते हैं एक वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस लेते हैं, और इसके दो लेते हैं हम सब स्पेसेस लेते हैं W1 एंड W2। ये क्या है, सब स्पेसेस ऑफ V/F। V/F के सब स्पेसेस हैं हमारे W1 एंड W2, ठीक है, ये हमारे सब स्पेसेस होते हैं। और तो हम क्या करते हैं, इस तरह से सब स्पेस लेंगे हम, सब स्पेस किस तरह से, सच दैट V है वो हमारा W1 और W2 के लीनियर, किसमें, लीनियर सम में लिखा जा सके। यदि दो सब स्पेस ऐसे मिल जाते हैं मुझे जो W1 एंड W2 के लीनियर सम में लिख सके हम पूरे V को, इस तरह से हमें मिल जाए, तो होता क्या है, जो V में से यदि मैं कोई V में से एलिमेंट लूं, तो there exist W1 belongs to W1 and W2 belongs to W2 such that X बराबर W1 प्लस W2, और ऐसा कैसे हो, यूनिकली हर एलिमेंट को, V के हर एलिमेंट को हम यूनिकली W1 एंड W2 के एलिमेंट के सम की फॉर्म में लिख पाए, तो ये होता है लीनियर सम। दूसरा ऐसे समझ सकते हैं हम, V को तो जो W1 प्लस W2 का लीनियर सम मिला के तो हम पूरा V बना ही रहे हैं, इसके साथ ही जो हमारी W1 का W2 के साथ इंटरसेक्शन है वो भी ओनली 0 ही आए, वो उसमें केवल 0 एलिमेंट ही आए।
लीनियर सम है और साथ के साथ हमें इनके इंटरसेक्शन में ओनली जीरो एलिमेंट मिले, जीरो मिले और कोई एलिमेंट ना मिले, तो यदि हम इस तरह से दो में लिख पाए तो हम क्या करते हैं, प्रोजेक्शन का मतलब तो हो गया कि W1 का हम प्रोजेक्शन ले रहे हैं अलोंग W2, तो हम क्या करते हैं, यदि मैंने प्रोजेक्शन मैप P मानी और P प्रोजेक्शन मैप है W1 का ले रहे हैं, तो यदि हम कोई एलिमेंट X लेते हैं, X एलिमेंट लेते हैं, तो ये प्रोजेक्शन क्या है, W1 का प्रोजेक्शन अलोंग W2, इसके यहां लिख देते हैं प्रोजेक्शन ऑफ W1 अलोंग W2। यदि हम किसी x का लेते हैं तो x को हम W1 प्लस W2 इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि किसी यूनिकली इस तरह रिप्रेजेंट कर पाएंगे हम, तो ये आता है हमारा, इसकी वैल्यू आ जाती है ओनली W1। प्रोजेक्शन मैप में जो दूसरे वाले सब स्पेस से चीजें आती है, जो एलिमेंट आता है, वो हमारा हटा देते हैं, केवल यही बच जाता है। तो इसीलिए इसने लिखा है यूनिकली एक्सप्रेस कर पाए। यदि हम यूनिकली इस तरह लिख रहे हैं तभी तो हमारे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यूनिक वैल्यू देगी किसी एक के लिए, ये भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही है। यदि मुझे प्रोजेक्शन ऑफ W2 निकालना था अलोंग किसके, W1 के, तो हम क्या करते, प्रोजेक्शन W1 प्लस W2, अब जो W2 का एलिमेंट है उसे ही हम लिखेंगे, W1 वाले एलिमेंट को हटा देंगे। तो ये बातें होती है प्रोजेक्शन की। करते क्या है, यदि कोई वेक्टर स्पेस में मुझे दो सब स्पेसेस ऐसे मिल जाए कि हम यूनिकली एक्सप्रेस कर पाए उन दोनों के लीनियर सम में, मतलब लीनियर सम उन दोनों से मिलकर, उन दोनों का यूनियन लेके हम, या लीनियर सम स्पान लेके हम V तो बना पाएंगे। उनके इंटरसेक्शन में भी यदि जीरो है, किसी भी V के एलिमेंट को W1 W2 के एलिमेंट्स के सम में यूनिकली एक्सप्रेस कर पाए, तो हम इस तरह प्रोजेक्शन मैप लेते हैं। यदि W1 का प्रोजेक्शन लेना है अलोंग W2, तो हम W1 वाला एलिमेंट रखते हैं, W2 वाला हटा देते हैं, और यदि W2 का निकालते हैं तो W2 वाला एलिमेंट लिखते हैं। तो ये तो बात हो रही है हमारी प्रोजेक्शन की। और यहाँ से हमारा क्वेश्चन सिर्फ इतना ही बनता है, ये वाला इतना तो हमें पता होना चाहिए प्रोजेक्शन के लिए। लीनियर सम पे इस तरह बात करते हैं, ये हमसे पूछा नहीं गया है आज तक तो कभी। ये प्रोजेक्शन वाला जो पूछा जा रहा है वो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन से ही पूछा जा रहा है। उसमें क्या होता है, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन में W है ना, वो सब स्पेस ले रहे हैं V ओवर F का, ठीक है, V ओवर F का एक सब स्पेस लेते हैं, एंड W परपेंडिकुलर, ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर हो गए ना, W परपेंडिकुलर एक सब स्पेस इस तरह बनाते हैं कि उसमें वो एलिमेंट आएंगे V के वो एलिमेंट आएंगे जिनका U के साथ मल्टीप्लिकेशन जीरो होगा, और U कहाँ से आ रहा है, W से। यानी W परपेंडिकुलर एक नया सब स्पेस बनाते हैं, इस तरह से नया एक W हमने सब स्पेस लिया है, W परपेंडिकुलर एक नया सब स्पेस बनाते हैं कि वो W के हर एलिमेंट के साथ यदि उसके एलिमेंट W के हर एलिमेंट के साथ उनका प्रोडक्ट कैसा हो, जीरो हो जाए। W के हर एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट जीरो हो, इस तरह से हम W परपेंडिकुलर एक नया मैप बनाते हैं। तो ये हमें फिर हम V को यदि W के और W परपेंडिकुलर लीनियर सम में लिख पाए, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट तो होगा ही नहीं कोई जीरो के अलावा, क्योंकि देखिए यदि कोई एलिमेंट कॉमन है A, तो और वो नॉन जीरो एलिमेंट यदि कॉमन आ रहा है, मान लिया A, तो A के साथ जीरो मल्टीप्लिकेशन कैसे हो सकता है ना, तो इस वजह से वो जीरो ही होगा, केवल जीरो। तो हमने लीनियर सम में इस तरह लिख दिया। तो यदि हमारा प्रोजेक्शन मैप है W, प्रोजेक्शन मैप, और जब भी हम यहाँ लिखते हैं W लिखने की जरूरत नहीं होती, W परपेंडिकुलर, इसका मतलब होता है प्रोजेक्शन ऑफ W along W perpendicular, प्रोजेक्शन ऑफ W along W perpendicular ये होता है। और यदि हम इसमें कोई एलिमेंट ले
W1 प्लस W2 इस टाइप का एलिमेंट है, जहाँ W1 हमारा किस में से है, W में से, और ये एलिमेंट W परपेंडिकुलर में से है, तो इसकी वैल्यू आती है W1। ठीक है, जिसका प्रोजेक्शन लेते हैं उसी की वैल्यू आती है, दूसरे वाले की वैल्यू नहीं आती है। तो इस तरह से ऑर्थोगोनल में एक चीज अलग ये हो जाती है, W परपेंडिकुलर हम बनाना पड़ता है हमें। किस तरह बनाते हैं कि W परपेंडिकुलर में वो एलिमेंट लेते हैं जिनका W के हर एलिमेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। डॉट प्रोडक्ट बोल सकते हैं, प्रोडक्ट हम 0 बोलते हैं, है ना। तो ये बात हो गई हमारी प्रोजेक्शन की। एग्जांपल करते हैं, इसे नोट कर ले। बात करते हैं हमारे ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन के एग्जांपल पे। देखिए, नॉर्मली हम प्रोजेक्शन में क्या करते हैं, मान लिया मेरे पास इधर एक पॉइंट है 1,2, एक पॉइंट है 1,2, या मान ले वेक्टर है कोई 1,2, इसका मुझे प्रोजेक्शन निकालना है एक्स एक्सिस में। एक्सिस में इसका प्रोजेक्शन निकालना है, तो यहाँ पे आके प्रोजेक्शन क्या हो गया, 1,0। यहाँ पे आके कहाँ मिल रहा है ये 1,0। यदि वाई एक्सिस में निकालना है तो 0,2 हो गया। इसी तरह हम निकालेंगे इसका प्रोजेक्शन। एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे यदि हम ऊपर से कोई लाइट डालते हैं तो इसका जो परछाई है वो कहाँ बनेगी, परछाई है, परछाई तो नीचे जाएगी, लेकिन हम एक प्लेन पे देख रहे हैं, इस प्लेन पे कहाँ आएगी, वो जो हमारी एक्स एक्सिस है उस पे कहाँ आएगी, इसके अलोंग निकाल लेना, इस पे कहाँ आएगी 1,0 पे। वैसे तो इसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो हमारा 1,-2 पे जाएगा, ये इसका रिफ्लेक्शन होगा, है ना। लेकिन हम प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे रुकेंगे इस लाइन पे, जब एक्स एक्सिस का लोग निकाल रहे हैं, तो इसके लिए हमें पॉइंट कौन सा मिलेगा, वो 1,0 पॉइंट मिलेगा। तो जो हमारा रिफ्लेक्शन है T 1,2 का कितना आया, 1,0 आया। अब मैं इस पे अगेन अप्लाई करूं 1,0, तो क्या आ रहा है 1,0 का, तो इसी पे क्या होगा 1,0, यानी कि टी स्क्वायर 1,2 की वैल्यू देखो, पहले अप्लाई किया T 1,0 फिर 1,0, यानी टी स्क्वायर की वैल्यू T के बराबर आ रही है प्रोजेक्शन मैप में, या P या फिर T जो भी हम ले रहे हैं, प्रोजेक्शन मैप की कैसी वैल्यू आ रही है, टी स्क्वायर की वैल्यू T के बराबर आ रही है। तो ये क्या होता है, आइडेम्पोटेंट। कैसा ऑपरेटर हो गया, आइडेम्पोटेंट ऑपरेटर हो गया। प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन में भी हम ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं, ये परपेंडिकुलर वाला काम चल रहा है ना, ऑर्थोगोनल, क्योंकि एग्जांपल हमें इसी टाइप के मिलेंगे, है ना, जो क्वेश्चंस मिलेंगे। ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन is idempotent ऑपरेटर ही है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही एक तरह का ऑपरेटर है। तो ऑर्थोगोनल कैसा होता है, आइडेम्पोटेंट होता है, टी स्क्वायर बराबर टी आता है। एक एग्जांपल और करते हैं। एक एग्जांपल है हमारा कि ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, फाइंड ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर x कोई वेक्टर है हमारा, उसका ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन हमें निकालना है -1, इसका मुझे ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन निकालना है ऑन द स्पेस, किसी स्पेस पे, ऑन द स्पेस
on the space generated by W, W पे निकालना है, बाय W से जनरेट होने वाले उस स्पेस पे निकालना है, स्पान्ड बाय कॉलम ऑफ, और W कैसा है, वो W हमारा स्पान्ड हो रहा है, स्पान्ड बाय कॉलम ऑफ A, और A के हैं 1 0 0 0 1 0। ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है कि भाई देखो क्वेश्चन में हमें ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन पूछा है। किसका ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन पूछा है? उसने पूछा है वेक्टर का। वेक्टर है x -1 1 1। कैसा है? -1 1 1। और किस पे पूछा है? ऑन स्पेस पे जो जनरेट हो रहा है, किससे? W से। W है ना इस कॉलम के, इससे जनरेट हो रहा है। इसका मतलब जो हमें दिया गया है, जिस पे पूछ रहा है ना, जो ये A, इस कॉलम, हम क्या करेंगे, इसे हम मानेंगे W। ये जो इससे जो हमारा स्पेस, वेक्टर स्पेस, सब स्पेस जो जनरेट हो रहा है, देखो वेक्टर स्पेस तो यहाँ r³ है, हमें साफ साफ दिख रहा है r³/r। यहाँ जो हमें ये दिख रहा है, ये है W सब स्पेस, और हमसे पूछा है ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन। तो W ट्रांसपोज हम निकालेंगे। W जो है वो हमारा स्पान हो रहा है किससे? 1 0 0 0 1 0। इन दो वेक्टर से स्पान हो रहा है। अब हम W ट्रांसपोज में, अब आप जानते ही हैं ये दो वेक्टर्स में आ गए, तो एक वेक्टर आएगा जो इसके साथ तीन बेसिस में कितने एलिमेंट होते हैं? 3। तो W ट्रांसपोज किससे स्पान होगा? 0 0 1 से, है ना? 0 0 1 से स्पान होगा। इस तरह लिख लीजिए, 0 0 1 से स्पान होगा। अब हम इस x वेक्टर को कैसे लिख सकते? x वेक्टर को लिख सकते हैं -1 इंटू 1 0 0 प्लस 1 0 1 0 एंड प्लस 1 0 0 1। ये वाले वेक्टर्स तो किसके हैं? W के हैं। ये किसका है? W ट्रांसपोज का, सॉरी ट्रांसपोज नहीं, W परपेंडिकुलर का है। तो हम जो प्रोजेक्शन, जो हमें मैप है, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन है जो इसका, वो हम x का यदि निकालते हैं W के लिए, तो वो कितना आएगा? सिर्फ ये वाला पार्ट आएगा W वाला, W परपेंडिकुलर वाला हम हटा देंगे। तो क्या आएगा? -1 1 0 0 प्लस 1 0 1 0। हमें पास बच गया -1 1 0। इस वेक्टर का प्रोजेक्शन, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन -1 1 0 आया। किस पे? ऐसे वेक्टर W सब स्पेस है जो इन कॉलम से जनरेट हो रहा है। तो आप इस तरह आप ये क्वेश्चन करेंगे। बात करते हैं रिफ्लेक्शन मैप की। देखो रिफ्लेक्शन मैप यहां से ही समझ लो। मान लीजिए A, B कोई पॉइंट है, तो इसका रिफ्लेक्शन क्या आएगा? यदि x एक्सिस में निकालते हैं, यदि x एक्सिस में इसका रिफ्लेक्शन निकालते हैं, तो ये कहाँ आ रहा है? नीचे। यदि ये पॉइंट A, B है, तो x एक्सिस में निकालने पे क्या आ रहा है? A, -B। और y एक्सिस में यदि इसका रिफ्लेक्शन निकालते तो हमें क्या मिलता? -A, B। रिफ्लेक्शन यही होगा। यदि x एक्सिस में निकाल रहे हैं तो y कोऑर्डिनेट माइनस का हो जाएगा, y एक्सिस में निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? x कोऑर्डिनेट। ये तो हो गई 2D की बात। अब वेक्टर स्पेसेस पे बात करें, हम किसी x एलिमेंट को W1 + W2 के फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है? जब हम प्रोजेक्शन निकाल रहे थे, प्रोजेक्शन मैप हमें x का W1 दे रहा था। क्या दे रहा था? W1। लेकिन रिफ्लेक्शन मैप होगा, रिफ्लेक्शन मैप हमें देगा W1 - W2। जो किसका? W1। यदि हम W1 में निकाल रहे हैं तो W2 को माइनस करेंगे, यदि W2 में निकाल रहे हैं तो W1 में माइनस करेंगे। तो ये होता है रिफ्लेक्शन मैप। करना क्या है? वही सेम प्रोसेस है।
हम वेक्टर स्पेस किसी भी के दो सब स्पेस हैं W1 W2, V के हर एलिमेंट को W1 और W2 के एलिमेंट्स के लीनियर सम के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, यूनिकली एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। तो हम यदि हम W1 में इसका निकालते हैं रिफ्लेक्शन, तो हम किस तरह निकालेंगे, W1 का और W2 वाले एलिमेंट को माइनस कर देंगे, ठीक है, वो नेगेटिव का हो जाएगा इस तरह से। यदि हमें इसी क्वेश्चन में प्रोजेक्शन के साथ रिफ्लेक्शन निकालना होता, यदि हम इस क्वेश्चन में रिफ्लेक्शन की बात करते, तो देखो इस क्वेश्चन में यदि हम रिफ्लेक्शन की बात करते, रिफ्लेक्शन मैप किसका, हमें रिफ्लेक्शन निकालना होता -1 1 1 का, इसका रिफ्लेक्शन निकालना होता, इसीलिए W का रिफ्लेक्शन निकालना होता, तो हमें क्या मिलता, देखो हम W के एलिमेंट को तो इस तरह लिख देते, और दूसरा जो हमारा W की जगह दूसरा होता, जैसे W परपेंडिकुलर बोला था हमने, या W2, उसे कैसे लिखते हम 0 0 1। तो अब हम रिफ्लेक्शन निकाल रहे हैं, तो हम क्या करते, इस पे इस तरह करते, और ये वाला क्या हो जाता, माइनस का, ये बन गया हमारा रिफ्लेक्शन किसका, इस वेक्टर का W के अंदर रिफ्लेक्शन। आपने देखा होगा ना, कांच में जब हम देखते हैं, जितनी दूर हम कांच के इस साइड है, हमारा जो रिफ्लेक्शन बनता है या जो मिरर में इमेज है, वो उतनी ही पीछे बनती है जितना दूर होते हैं नॉर्मल कांच में। वही है, जिस स्पेस में हम देख रहे हैं उसके अपोजिट जो दूसरी चीज है, एक तो स्पेस तो वो हमारा है ही, दूसरा वेक्टर स्पेस जो हम सब स्पेस ले रहे हैं, एक तो वही है कांच हमारा, एक है हम कांच में ले रहे हैं, तो कांच तो ऐसे का ऐसा रहेगा, लेकिन हम पीछे चले जाएंगे, यानी दूसरा वाला सब स्पेस पीछे चला जाएगा, यानी माइनस हो गया, उसकी जो दूरी है वो नेगेटिव में हम काउंट कर रहे हैं, अपोजिट साइड चला जाता है। तो वही चीजें हैं रिफ्लेक्शन में, हम इस तरह हम करते हैं। अब हम रोटेशन की बात करेंगे, रोटेशन की बात करते हैं, उससे पहले आप ये नोट कर लीजिए थोड़ा, और आप लिखेंगे कैसे, रिफ्लेक्शन के लिए डेफिनेशन भी इसी तरह लिखेंगे, आप लिख सकते हैं। मैं बोलती हूँ कि V एक वेक्टर स्पेस है, W1 एंड W2 उसके दो सब स्पेसेस हैं, V को वही लैंग्वेज लिखनी है प्रोजेक्शन वाली, V को W1 लीनियर सम W2 में लिख सकते हैं। यदि इस तरह लिखें कि V W1 प्लस W2 हो जाए एंड दोनों का W1 इंटरसेक्शन W2 में ओनली 0 एलिमेंट आए, तो रिफ्लेक्शन R मैप RW1 हमें शो करता है रिफ्लेक्शन ऑन W1 along W2 क्या होगा, W1 माइनस W2, इस तरह आप लिख सकते हैं। तो ठीक है, ये नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं रोटेशन पे। अब बात करते हैं रोटेशन मैप की बात करते हैं। देखो रोटेशन मैप है, उसे हम डिनोट करते हैं टी थीटा से। टी थीटा से हम डिनोट करते हैं। टी थीटा का मतलब है थीटा एंगल रोटेशन, थीटा एंगल रोटेशन, थीटा डिग्री रोटेट करना है हमें, थीटा डिग्री एंगल रोटेशन in anti-clockwise direction, anti-clockwise direction। जैसे मुझे यहाँ पे कोई पॉइंट दिया है, ये कोई एंगल बना रहा है अल्फा, और यदि मुझे बोल रखा है कि थीटा डिग्री रोटेट करना है, टी थीटा लगाना है, तो मैं एंटी क्लॉकवाइज ही से डायरेक्ट करूंगी। मान लिया ये एंगल थीटा है, इतना एंगल थीटा हो गया, ये इतना, तो मैं इसे थीटा डिग्री ही रोटेट करूंगी। किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नहीं। हाँ, यदि मुझे टी माइनस थीटा के बारे में बोला जाता तो फिर क्लॉकवाइज,
तो फिर मान लो कि यहाँ कहीं जहाँ भी ये हमें मिलेगा, इतना एंगल मान लो थीटा है, तो ये यहाँ कहीं हमें मिलता, ये लेंथ वही है, पॉइंट को रोटेट कर रहे हैं, है ना। बस थीटा दिया है, थीटा पॉजिटिव है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, माइनस में दिया है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। ये होती है हमारी रोटेशन मैप की बातें। जैसे कि यही है, जैसे इसी में मान लो ये हमारा अल्फा डिग्री था, ये पॉइंट था A, B। एक सेकेंड, देखिए, चलो दूसरा बना लेते हैं। ये पॉइंट है A, B और ये इसकी लेंथ। मान लिया ये एंगल कितना है अल्फा, तो हम इसे इसके जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट को हम ये लिख सकते हैं r, मान लिया ये डिस्टेंस r है, तो r कोस अल्फा r साइन अल्फा, ये लिखते हैं हम। अब यदि हमें थीटा A, B की वैल्यू निकालनी है तो हम थीटा डिग्री से और रोटेट कर देंगे। कितना डिग्री? थीटा डिग्री हमने इसे और रोटेट कर दिया, पर ये लेंथ कितनी ही रहने वाली है r, ये लेंथ हमारी उल्टा लिख दिया, ये लेंथ हमारी r ही रहने वाली है। बस हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट को, जो ये लेंथ है ये तो सेम है, इस पॉइंट को थीटा डिग्री और रोटेट किया, थीटा हमारा पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव होता, तो हम इसे इधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं ना। तो इस तरह से ये थीटा हो गया, तो इसके अब कोऑर्डिनेट, नए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाते हैं r कोस, r तो सेम ही है, अल्फा प्लस थीटा कोमा r साइन अल्फा प्लस थीटा, इस टाइप से चेंज होते हैं। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, इतनी सी बात। एक हाँ रिफ्लेक्शन रह गया। रिफ्लेक्शन जब हम ले रहे थे, देखो रिफ्लेक्शन की एक बात रह गई, रिफ्लेक्शन हम ले रहे थे, इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन यहाँ आ रहा था, इस पॉइंट में, इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन वापस इधर आएगा, है ना। यानी जब हम दो बार अप्लाई कर रहे हैं तो हमें सेम पॉइंट मिल रहा है, आइडेंटिटी की तरह। जो रिफ्लेक्शन ऑपरेटर होता है, रिफ्लेक्शन ऑपरेटर कैसा होता है, इनवोल्यूटरी ऑपरेटर होता है। रिफ्लेक्शन ऑपरेटर इनवोल्यूटरी होता है, प्रोजेक्शन आइडेम्पोटेंट होता है। और बात करें इसकी तो ये हमें इस तरह होता है, इस पर यदि n टाइम्स करें तो ये हमारा हो जाता है n थीटा। टी थीटा पे n अप्लाई, पावर n करें या थीटा को n बार अप्लाई करें, या फिर हम सीधा लिख सकते हैं n थीटा अप्लाई कर दे हम उस पे एक ही बार। तो ये इस तरह से ये वाली हमारी चलती है रिफ्लेक्शन। ये चीज ये प्रॉपरली पूछी नहीं जाती है, पर जैसे ये है, ये हमें क्वेश्चन करने में बहुत हेल्प करती है ये चीजें, है, ये हमारी क्वेश्चन करने में हेल्प करती है। जैसे एक क्वेश्चन है हमारा कि t π/3, उसने बोला मुझे t π/3 है, वो कोई मैट्रिक्स है A, वो है कोस के अंदर, कोस π/3 माइनस साइन π/3, कोस π/3 माइनस साइन π/3, साइन π/3 कोस π/3। t π/3 जब इसे इसने रोटेट किया तो ये हमारे पास आया t π/3 कोस π/3, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, और हमसे पूछा है a रेज़ टू पावर 2019 की वैल्यू हमें बतानी है, क्या होने वाली है, ये वैल्यू हमें बतानी है। देखो जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, हम रोटेशनल मैट्रिक्स जो होता है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की तरह काम करता है। किस तरह काम करता है?
ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की तरह काम करता है। जनरली हम टी थीटा को जनरली आप पढ़ेंगे, आपको ध्यान रखना है, यदि 2x2 में है टी थीटा तो हम 2x2 का ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। 2x2 का ये होता है। 3x3 में जाते हैं तो 3x3 में क्या होता है, 3x3 का जो मैट्रिक्स होता है टी थीटा, जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ही होता है, वो क्या होता है, कोस थीटा 0 माइनस साइन थीटा 0 1 0 साइन थीटा 0 कोस थीटा। इस तरह से 4 5 जब हमने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पढ़ा था ना, तो वहां पे ये सारी चीजें पढ़ी थी। तो जो टी थीटा होता है वो एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इस टाइप से ही होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अब ये मैट्रिक्स हमें दिया तो हम पहचान गए ये टी पाई बाई 3 है, थीटा की जगह पाई बाई 3 लिखा है। अब हमें अप्लाई करना है a पे पावर 2019, क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम या गेट में से एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन है ना। तो टी पाई बाई 3, अब हमने पहचान लिया ये टी पाई बाई 3 है, और हम जानते हैं टी थीटा पे पावर n बराबर टी एन थीटा होता है। तो इसका मतलब हम क्या निकालेंगे, हम इस क्वेश्चन के लिए निकालेंगे अब हम इस क्वेश्चन के लिए निकालेंगे टी 2019 पाई बाई 3, ये वैल्यू हमारी हो जाएगी कितनी, डायरेक्ट लिख सकते हैं। थीटा की वैल्यू क्या हो गई है, ये हमारा हो गया 2019 बाई 3 को डिवाइड करते हैं 673 पाई, इसी तरह माइनस का साइन 673 पाई, यहाँ पे कोस 673 पाई, यहाँ पे आ गया हमारा साइन 673 पाई, और इसे हम आराम से ओपन कर सकते हैं किस तरह से, 673 पाई को हम 2 पाई इन 2 में कुछ लेके, यानी 2 पाई के बाद हर बार रोटेट होता रहेगा, तो इसे हम कोस पाई माइनस साइन पाई कोस पाई लिखेंगे। और इनकी वैल्यू हमें पता है क्या है, इनकी वैल्यू है, कोस पाई की वैल्यू क्या होती है, -1, साइन पाई 0 और ये -1। इस तरह से ये हमारा a पे पावर 2019 मैट्रिक्स सोल्व होके आ गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन करते हैं, इन चीज़ों का हमें यूज में आता है ना, जो हमें पढ़ रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है। इसी तरह रिफ्लेक्शन का इन्वोल्यूटी होता है टी स्क्वायर बराबर आई, इम्पोर्टेंट है। एंड ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन क्या होता है, आइडेम्पोटेंट होता है टी स्क्वायर बराबर टी, ठीक है, यानी पी स्क्वायर बराबर पी, इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसे क्या है, ये रोटेशन है, रोटेशन वेक्टर है। रोटेशन वेक्टर में ध्यान रखना है थीटा एंगल है, हमें थीटा एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इंपॉर्टेंट है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराना होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जैसे देखो जैसे मुझे और क्वेश्चन दे दिया जाए, देखो जैसे एक क्वेश्चन है, एक मिनट में इंक डाल लेती हूँ, उसमें इंक नहीं है। तो हमने पढ़ लिया, तीनों मैप पढ़े। प्रोजेक्शन मैप, देखो जो हमारा प्रोजेक्शन मैप है या ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन है जो, वो हमारा कैसा है, आइडेम्पोटेंट ऑपरेटर है, आइडेम्पोटेंट ऑपरेटर। और पहली वाली ट्रांसफॉर्मेशन तो आपको याद ही होगी, ऑपरेटर। इसके बाद रिफ्लेक्शन है जो, रिफ्लेक्शन कैसा है, इन्वोल्यूटरी ऑपरेटर है, इन्वोल्यूटरी ऑपरेटर। इसके बाद हमने पढ़ा रोटेशन, रोटेशन किसके, टी थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, ये कैसा है, ऑर्थोगोनल।
ऑर्थोगोनल ऑपरेटर। तो इस तरह आप करेंगे। प्रोजेक्शन, रिफ्लेक्शन, रोटेशन, तीनों कौन कौन से ऑपरेटर है ये आपको याद रखना है। प्रोजेक्शन में क्या करते हैं हम, प्रोजेक्शन में करते हैं W परपेंडिकुलर जो हम निकालते हैं, तो W परपेंडिकुलर वाले टर्म्स को हटा देते हैं। रिफ्लेक्शन में W परपेंडिकुलर वाले टर्म्स को माइनस कर देते हैं, W माइनस W परपेंडिकुलर, इस तरह से कर देते हैं। और रोटेशन में क्या होता है, थीटा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें रोटेट करना होता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में हम दोनों चीजों को समझते हैं। एक क्वेश्चन है जिसमें हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन है P3R से P3R तक। ये कौन सी वेक्टर स्पेस है, ये वेक्टर स्पेस है हमारा पॉलिनोमियल्स डिग्री 3 मैक्सिमम 3 डिग्री के पॉलिनोमियल्स ओवर R। तो इसके लिए जो बेसिस होता है, बेसिस क्या होता है हमारा 1x x² एंड x³, ये हमारा बेसिस होता है। हमें निकालना है, एक एलिमेंट हमें दिया गया है, एक एलिमेंट कौन सा है 3 + 2x - 4x² + 5x³ हमें दिया गया है 3, एक x एलिमेंट है 3 + 2x - 4x² + 5x³, ये एलिमेंट दिया गया है। इसका हमें प्रोजेक्शन एंड रिफ्लेक्शन निकालना है और इसके लिए W हमें सब स्पेस दिया है। W कौन सा, W में ऐसे x आएंगे, W में ऐसे x आएंगे जिनके लिए P0 P'0 P'0 की वैल्यू 0 हो जाए। ये वैल्यू हमारी 0 हो जाए। अब हमें बेसिस पता है किसका, P3 का, P3R का, T का नहीं है ये, P3R का, P3 ओवर R का बेसिस पता है जिसका सब स्पेस है W। अब हमें W का बेसिस फाइंड करना है। देखो 1 का 0 रखेंगे, 0 नहीं हो रहा, 1 इसमें नहीं आएगा। x की वैल्यू 0 पे 0 लेकिन डेरिवेटिव की नहीं होगी। 2x की 0 पे 0 डेरिवेटिव 2x, 0 पे 0 लेकिन डबल डेरिवेटिव 0 नहीं होगा। लेकिन x³ 0 पे 0, 3x² 0, 6x 0। तो इसका मतलब W1 जो है वो हमारा स्पान किससे हो जाएगा, या इसके बेसिस में क्या आएगा x³, और W परपेंडिकुलर में आएंगे ये हमारे बाकी के 3, 1x एंड x², 1 एंड x² हमारे परपेंडिकुलर में आएंगे और ये आएगा W में। अब हमें x को इनके अलग अलग टर्म्स की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, हम लिखते हैं x को, हमने लिखा W की फॉर्म में तो 5 × x³ माइनस का 4 × x² + 2 × x + 3 × 1, इस तरह हमने इसे लिख दिया। ये वाली टर्म कहाँ से है, W से, ये वाली टर्म है हमारी W परपेंडिकुलर से। ठीक है, अब हमें जब प्रोजेक्शन निकालना है, क्या निकालना है, प्रोजेक्शन निकालना है x का W के लिए, तो हमें क्या मिलेगा, केवल x³, हमें क्या मिलेगा, ओनली x³। और जब हमें रिफ्लेक्शन निकालना है तो हमें क्या मिलेगा, रिफ्लेक्शन में क्या होगा, W वाले तो ऐसे ही होते हैं, इनके साथ माइनस हो जाता है, -4 और प्लस का 4 हो गया, ये हो गया -2x, ये भी हो गया -3। इस तरह हमें ये रिफ्लेक्शन मिला किसका, x का अलोंग W ऑन W हमें ये रिफ्लेक्शन मिला। ठीक है, तो इस तरह आप क्वेश्चन करेंगे, इस तरह भी क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है। रोटेशन के लिए देखें आप, ऐसे समझिए जैसे ये मुझे दिया है 1,0 एक पॉइंट, मुझे बोला थीटा बराबर π/2 रोटेट करना है, तो लेंथ तो 1 ही रखनी है। अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो π/2 होता है, ये हमारा आ गया 0,1, हम यहाँ से यहाँ रोटेट हुए। यदि मुझे थीटा बराबर -π/2 देता तो ये क्या आता, नीचे,
कहाँ आता, नीचे 0,-1 पे। और यदि मैं 0,1 की एक्स एक्सिस में क्या लूँ, रिफ्लेक्शन, तो 0,- बनाने वाला है। ठीक है, तो इस तरह हम करेंगे ये हमारे क्वेश्चन। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हो गई आज हमारी। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी कभी कभी पूछ ली जाती है, तो आपको ये ध्यान रखने हैं। प्रोजेक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रोटेशन, एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो फर्स्ट वाली है, जिसमें हमने मैट्रिक्स का यूज़ करके टीए के लिए सारी बातें की थी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। और ये सारी चीज़ें आप लर्न करिए, और एग्जाम्पल, प्रैक्टिस क्वेश्चन, PYQ वगैरह ये सब करते रहिए, जिससे आपकी जो स्पीड है और सोचने का जो तरीका है, जो माइंड शार्पनेस बोलते हैं ना, वो बढ़े, और आप एग्जाम में अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, थैंक यू।